ठीक है भाई। लास्ट कक्षा में हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? अबाउट द विधानसभा अध्यक्ष, है ना, लेजिस्लेटिव चेयरपर्सन। देखिए आर्टिकल 168 में क्या लिखा गया है कि राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगा और विधानमंडल के दो सदन होंगे, एक का नाम होगा विधानसभा और एक होगा विधान परिषद। विधानसभा तो सभी राज्यों में होगा और विधान परिषद के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को हम क्या सभा के अध्यक्ष को विधानसभा अध्यक्ष बोलेंगे और विधान परिषद के सभापति बोलेंगे। जो राज्यसभा के लिए रूल है वही इसके लिए है। विधानसभा जो होती है हमारी, वो निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सभा होती है, ठीक है, जिसका अनुच्छेद किस में दे रखा है? 178 में। सबसे इंपॉर्टेंट आता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष जो है विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उसी में से चुना जाता है। और कैसे चुना जाता है? अपने में से एक चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। उसका कार्यकाल कितना होता है? नॉर्मली विधानसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल जब तक विधानसभा रहती है तब तक कार्यकाल माना जाता है, लेकिन जब तक अगली विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक उसको हम जो है मानते हैं, ठीक है। 179 में विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है। और इसके बाद अगर उसको उसके लिए हटाने का प्रस्ताव लेके आना है तो उसको कितने दिन पहले बताना होगा हमको? 14 दिन पहले उसको बताना होगा, ठीक है। 14 डेज पहले उसको बताना होगा। ये देख, बढ़िया बात है। चलिए यहाँ तक हो गया, बस लास्ट लाइन यही लिखा हुआ है ना आपके पास, और प्रोटेम स्पीकर वगैरह सब लिख दिया हमने, ठीक है। तो अगला हम लिखेंगे जो इसके बारे में है। देखिए आज तक जो है किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को राजस्थान के मतलब इस प्रस्ताव के द्वारा हटाया नहीं गया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के प्रति 6 बार जो है ना ये प्रस्ताव लाया गया है, ये आप अपने हिसाब से नोट करना। आज तक किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को इस प्रस्ताव हटाने के प्रस्ताव के द्वारा हटाया नहीं गया है, लेकिन अभी तक 6 बार जो है ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं प्रथम अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई? नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधान सभा अध्यक्ष। पहली विधानसभा कब बनी थी? जब पहली बार आम चुनाव हुआ था 1952 के अंदर, ठीक है। तो पहले जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो सर्वसम्मति से चुने गए थे, प्रोटेम स्पीकर भी आपको याद रखना, पहले प्रोटेम स्पीकर कौन है? महाराणा संग्राम सिंह, लिखवा दिया था आपको। और वर्तमान कौन थे? 12वीं कालीचरण सराफ है, ठीक है। अब अगर अध्यक्ष की बात करें तो पहले है नरोत्तम लाल जोशी, श्री नरोत्तम लाल जोशी, ये पहली विधानसभा के अध्यक्ष थे 1952 से लेकर 1957 तक। इसके बाद चौथे जो अध्यक्ष आते हैं जिनका नाम आता है रामनिवास मिर्धा, जो सबसे लंबे टाइम तक जो है विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं। जो मेन क्वेश्चन फंस रहे हैं बस हम उन्हीं को लेंगे, ठीक है। रामनिवास मिर्धा, हाँ फोर्थ हैं, ये तो हो गए आपके फर्स्ट, है ना। और जो हमारे फोर्थ के हैं, चौथे हैं, उनका नाम है श्री राम निवास मिर्धा। श्री राम निवास मिर्धा, हाँ मिर्धा, स्वामी श्री राम निवास मिर्धा, ठीक है। ये सर्वाधिक समय तक है ना रहे थे, ये 57 से लेकर 67 तक, लगभग कितने साल तक रहे ये? 10 साल तक। 1957 से लेकर 1967 तक ये रहे, ठीक है। सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, याद रखना ना, सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। विधानसभा
अध्यक्ष रहे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 16वीं विधानसभा के। 15वीं विधानसभा ले लेते हैं पहले। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है किसी को याद? 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हाँ बताओ। नहीं आया याद? डॉक्टर सीपी जोशी, है ना? हाँ, डॉक्टर सीपी जोशी। और ये कहाँ से हैं? सीपी जोशी जहाजपुर से। भैया कहाँ हो? जहाजपुर, जहाजपुर के रहने वाले हैं ये। जहाजपुर भीलवाड़ा के हैं ये रहने वाले। चुनाव लड़ा था इन्होंने नाथद्वारा से, लेकिन अभी लड़ा है वो, पिछली बार नहीं, जहाजपुर से। मेरे स्टूडेंट है उसके, है ना, ये बड़े ससुर हैं ये। यस इट्स ट्रू। मेरे क्या? हाँ थोड़े से एवरेज हाइट में। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, आपने सुना नहीं मेरी बात? मेरे स्टूडेंट है उसके ताऊ ससुर हैं ये, स्टूडेंट के। जितेंद्र नाम है उनका, जितेंद्र भाई का। था उस समय जब वो मेरा स्टूडेंट था, तब ये केवल विधायक साहब थे, तो कभी सोचा ही नहीं था विधानसभा अध्यक्ष पहुंच जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 2016-17 के आसपास के पहले की बात बता रहा हूँ, 14-15 के आसपास, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस समय एमएलए थे ये। ठीक है, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष, हाँ यही आ रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष आपको सबको पता ही है कौन है। डॉक्टर हैं क्या ये? प्रोफेसर है। हाँ, प्रोफेसर वासुदेव देवनानी। और याद रखना ये कौन से नंबर के हैं? 16 नंबर के हैं, 16वें, है ना? और क्रमानुसार पूछा जाएगा ना, तो ये 14वें नंबर के आएंगे, नहीं सॉरी 15वें नंबर के। एक साल ज़्यादा उसमें हो जाए ना, तो ये 15 नंबर के अंदर। हाँ ठीक है, इस वजह से ये 15 नंबर के आ जाएंगे, क्रमानुसार तो 15 नंबर के आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बात की जाए उपाध्यक्ष के बारे में, अगली बात करते हैं हम विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, इसका चुनाव भी कैसे होता है? सदस्यों के द्वारा आपस में बहुमत के द्वारा होता है। ठीक है, चुनाव सदस्य बहुमत के आधार पर अपने में से ही चुनते हैं। सदस्य बहुमत के आधार पर अपने में से ही चुनते हैं। कार्यकाल का कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं इस्तीफा। इस्तीफा किसको देगा? ये अध्यक्ष को देगा, है ना? त्यागपत्र, त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है, राज्यपाल को नहीं देता। अध्यक्ष को है, त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, आर्टिकल 179 के अंदर ही है। ठीक है, पहले कौन थे विधानसभा उपाध्यक्ष? लाल सिंह शक्तावत। हाँ, फर्स्ट विधानसभा उपाध्यक्ष। आना चाहिए भाई ये, विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत। देखो लाल रंग से लिख रहा हूं तो याद रहना चाहिए आपको, लाल सिंह शक्तावत। और पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में या 16वीं या फिर वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष के कौन है?
टीकाराम, अरे जूली है, कहाँ से आ गया पाले, क्या कर रहे हैं राकेश जी। हाँ टीकाराम, और आपके लेवल के लिए ना वो पॉलीवाल लटकाएगा वहाँ पे क्वेश्चंस में, क्योंकि उसको पता हो किसी ने रट्टा मारोगा ना। हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसको कई बार जो होती है विधानसभा के अंदर एक छोटा सा वोट उसको भी दिया जाता है ताकि कोई जो मेजोरिटी बनी रहे यहाँ पे। ठीक है, ये विधानसभा हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगला आता है हमारे सामने जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका कौन सी? हाई कोर्ट। हाँ, राज्य हाई कोर्ट, राज्य उच्च न्यायालय। अगला हेडिंग है हमारे पास सामने राज्य न्याय, राज्य न्यायपालिका, राज्य न्यायपालिका। आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। सबको पता है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट भी किससे कोऑर्डिनेट होता है? सुप्रीम कोर्ट से कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन सेशन कोर्ट किससे कोऑर्डिनेट होते हैं? हाई कोर्ट से कोऑर्डिनेट होते हैं। हमारे वहाँ पे जिला न्यायालय भी आएगा एक टॉपिक, उसके अंदर सिलेबस में दिया हुआ है उसको। हाँ, उसके अंदर मैं बात करूंगा, क्योंकि उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करेगा, उसमें राष्ट्रपति करेगा। तो इसलिए समझने वाली बात है। इस पे तो आर्टिकल फंसते हैं और दो क्वेश्चन और फंसते हैं। एक बचता है रिट का। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास रिट का अधिकार जो है 32 नंबर के अनुच्छेद में है, इसके पास कितना है? 326 वाले के पास 326 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले राज्य न्यायपालिका। राज्य में कहाँ कहाँ न्यायपालिका पहले थी? ठीक है, न्यायपालिका का संबंधित कौन सा है? भारतीय संविधान के अंदर भाग कौन सा है? हाँ, भाग 6 मिलेगा, भाग 6। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे हमको? 214 से 231 तक। ठीक है, अनुच्छेद 214 से 231 तक किसके बारे में बताया गया है? राज्य न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य न्यायपालिका बोलो, या आप इसी को ही क्या बोल सकते हो? उच्च न्यायालय बोल सकते हो। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। याद होना चाहिए, एकीकरण भी आएगा हमारे टॉपिक में, पूरा याद करेंगे। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। लेकिन उससे पहले भी राजस्थान में हाई कोर्ट थे। ठीक है, कितने हाई कोर्ट थे? 4 हाई कोर्ट थे। हाँ, राजस्थान में कितने हाई कोर्ट थे? 4 हाई कोर्ट थे। ठीक है, एकीकरण तारीख लिखेंगे आप साथ के साथ में ना। एकीकरण 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान में 4 उच्च न्यायालय थे। लेकिन वो क्या, किस पे स्थित थे? रियासती स्तर पर थे, है ना। पूर्व राजस्थान की 4 रियासतों में, 4 रियासतों में न्यायालय थे। और वो कौन कौन सी रियासतें हैं? जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं वही याद कर लीजिए आप। पहली कौन सी है? जयपुर। लेकिन सबसे पहले नंबर पे जयपुर नहीं लिख के आप जोधपुर लिखे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जोधपुर। दूसरे नंबर पे लिखिएगा कोटा। तीसरे नंबर पे लिखिएगा बीकानेर। और चौथे नंबर पर है आपके उदयपुर। उदयपुर। इन्हीं में क्या होती थी? कोर्ट होते थे। इन 4 में ही क्या होती थी? कोर्ट होती थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? डायरेक्ट हम आ जाते हैं, जोधपुर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। लेकिन पहले जोधपुर में थोड़ा ना थी। जब 1956 का हमारा एकीकरण हुआ, उसके बाद इसकी मुख्य पीठ को स्थापित किया था राजधानी के अंदर।
कहाँ पे? जयपुर के अंदर। फिर जयपुर से इसको यहाँ से ट्रांसफर करके कहाँ दे दिया गया था? जोधपुर दे दिया गया था। फिर जयपुर वाली पीठ को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, फिर 1978 के आसपास उसको, 79 के आसपास उसको वापस ओपन कर दिया गया था, है ना? हाँ, वही लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये सारी की सारी जो पीठें थी 1952 के अंदर जो है समाप्त हो गई थी। सभी को वर्ष 1952 में समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन जरूर इंपॉर्टेंट है, कितने थे, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लिखना इसको, सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे हाई कोर्ट है ना, और राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर, ठीक है, हाँ, सिफारिश पर राजस्थान हाँ उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की गई। हाँ, जोधपुर में 29 अगस्त 1949 है ना, जोधपुर में 49 को स्थापित की गई। यहां पर हमारा केवल एक ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है और उसकी ब्रांच कहाँ है? जयपुर में। इतना तो आपको याद है, कुछ हिडन चीजें होंगी हाईकोर्ट से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, जोधपुर में स्थापित की गई थी, लेकिन 59 होगा शायद, है ना? 56 के अंदर उसका एकीकरण हो गया था। ये जयपुर में, इसको रहने देना, फिर आप यहीं लिख दो, आपको डायरेक्ट जयपुर में स्थापित की गई, ठीक है, कोई नहीं, देख लेना उसको, है ना। नेक्स्ट लिखना, आठ दिसंबर 1976, 6 राजस्थान HC समझ जाओगे ना कि एक अन्य बेंच, आप इसको पीठ भी लिख सकते हो, पीठ जयपुर में, हाँ, जयपुर में स्थापित की गई, जिसने अपना कार्य 30/1/77, जिसने अपना कार्य 30/1/1977 से करना प्रारंभ कर दिया, से करना प्रारंभ कर दिया।
ठीक है, हाँ, उसको बंद कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो मेन मेन जो चीज़ थी वो सारी चीज़ आपके सामने आएगी। जो अभी हाई कोर्ट से रिलेटेड दो ही चीज़ें अब आती हैं, न्यायाधीशों के बारे में या जो भी आएगी तो उससे संबंधित हम प्रावधान पढ़ेंगे। अब लिखना हाई कोर्ट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। पहले इंपॉर्टेंट जो था वो आपको दिया है, अब आर्टिकल है। आर्टिकल के क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे, आर्टिकल के क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे आपको गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा, प्रेसिडेंट, यहाँ सबसे ज्यादा आपको आर्टिकल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको थ्योरी बेस मिलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे सामने हाईकोर्ट से संबंधित या हाईकोर्ट के संवैधानिक प्रावधान। उच्च न्यायालय के संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, उच्च न्यायालय के संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, पहला पॉइंट है 214 अनुच्छेद 214। ठीक है, राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा जिस तरह से हम बात करते हैं राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 52 में। इसी तरह से हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 214, 214 कौन सा है? 214 अपने आप में बहुत पावरफुल है, 213 तो है ही। ठीक है, दूसरा आता है 215, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 215 हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होंगे। हाईकोर्ट, मैं समझा दूंगा आपको ये ना, हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होंगे। हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होंगे का क्या मतलब है? हाईकोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे उस डिसीजन के आधार पे जो इसकी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो डिसीजन दे सकते हैं। जैसे हाईकोर्ट में किसी बात पे कोई फैसला हो गया और उसी से मिलता जुलता केस अगर सेशन कोर्ट्स में आ जाता है या सत्र न्यायालय में आ जाता है तो वो उसके आधार पे क्या कर सकते हैं? अपना डिसीजन दे सकते हैं, उसके रेफरेंस में अपना विषय दे सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सब देखकर ये जजमेंट दिया था, अब हम भी यही दे रहे हैं। हाँ, इसको बेस मान ले, इसको रेफरेंस मिल जाता है। इससे क्या ज़्यादा स्टडी करना नहीं पड़ता कॉन्स्टिट्यूशंस की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट भी क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के बेस पे क्या करता है? अपना डिसीजन देता है। सेशन कोर्ट्स जितने भी होते हैं या मुंसिफ कोर्ट जितने भी होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी होते हैं वो हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के डिसीजन के आधार पर डिसीजन दे देता है। इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, देखी होंगी कभी आपने वकीलों के पास, वो डिसीजन की किताबें होती हैं, उसमें कहाँ से कब पैरवी हुई, क्या किसने कहा, सारी की सारी चीज। ठीक है, 216 216 फॉर्मेशंस ऑफ हाई कोर्ट, एससी का गठन ऑब्वियसली किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जितने भी न्यायाधीश आ जाते हैं। ठीक है, 217 में स्टार लगा के चलना भाई, 3 आएंगे याद रखने आपको। 271 217 1। सबसे पहला, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश हो चाहे न्यायाधीश हो, दोनों की नियुक्ति है ना, ध्यान रखना। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पे करेगा? क्यों? सुप्रीम कोर्ट के जज और मंत्री परिषद की सलाह पे, वहां उन दोनों से बात करेगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, एचसी के
मुख्य न्यायाधीश एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, की सलाह से करेगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीफ जस्टिस सीजेआई। हाँ, मंत्रिपरिषद का रोल भी इतना नहीं रहता, क्योंकि वो कहते थे जो बॉस कह रहे हैं मान जाओ, क्योंकि आफ्टर ऑल मंत्रिपरिषद ने ही किसको लगवाया होता है, सीजेआई को लगाया होता है। उनके कहने उनकी सलाह से लगता है, तो उनको पता है कि वो उनके हिसाब से ही काम कर रहा होगा। ठीक है, 217 1 और 2 आएगा, हटा दो इसको, नेक्स्ट ले लूं, 217 2। स्टार लगा के रख रहे हो ना आप इन पे, ध्यान रखना। ये योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित है। ठीक है, न्यायाधीशों की 2 योग्यताएं बता रखी हैं। देखो यहाँ पे शर्तें कुछ भी नहीं है, योग्यताएं। पहली योग्यता तो क्या है, उसके पास 10 साल का क्या हो, न्यायिक अनुभव होना चाहिए, 10 इयर्स का। और दूसरा क्या है, या तो वो 10 साल तक किसी भी न्यायालय में क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो, न्यायिक अनुभव, जज हो चुका है ना। ठीक है, पहली जो आती है उसमें वो है 10 वर्षों का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, दूसरी, या अथवा 10 वर्षों का वकालत अनुभव होना चाहिए, होना चाहिए। परंतु वर्तमान में तो आरजीएस चलता है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, तो वो हाई कोर्ट के लिए नहीं होती हैं, वो किसके लिए होती हैं, सेशन कोर्ट्स के जज होते हैं। अब वहां सेशन कोर्ट में जब वो 10 साल तक जजमेंट देता रहेगा, तब उसकी सिफारिश, उसकी रिकमेंडेशन कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश कर सकते हैं। वो उसको कर सकते हैं, फिर उसको वहां पे बैठाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आरजीएस का एग्जाम दिया और सीधे के सीधे आप अपॉइंट हो जाओगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश में, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए 2 चीजें चाहिए। पीपी का नाम सुना है आपने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना, लोक अभियोजक। बहुत पावरफुल होता है ये लोक अभियोजक। हाँ, ये बहुत पावरफुल होता है। जब ये इसको 2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, मतलब कि उसकी पहुंच देखो आप कहां तक होती है, चीफ मिनिस्टर तक पहुंच होती है उसकी, तब जाके चीफ मिनिस्टर के द्वारा उसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर अपॉइंट किया जाता है। और एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है पीपी। उससे लगभग जितनी भी गवर्नमेंट बॉडी है, वो सभी गवर्नमेंट बॉडी को, मतलब जितने भी सरकारी निकाय होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है 17(3), 217(3 कार्यकाल आएगा इसके अंदर। दो सौ सत्रह तीन 217(3), ठीक है। पहले जो था इसका कार्यकाल 60 साल का था। पहले 60 साल तक जो था वो जज बन के रह सकता था, लेकिन 15 संविधान संशोधन 1963 में हुआ, जिसकी एवज में हमने इसका कार्यकाल बढ़ा के कितना कर दिया, 62 साल कर दिया। ठीक है, हाँ, कार्यकाल 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, आयु पूर्ण होने तक। तो हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल कितने साल का होता है, 62 साल का होता है। पहले कितना था, 60 साल का था, ध्यान रखना। पूर्व में 60 वर्ष था, वर्ष आयु तक था, जिसे 15वें संविधान संशोधन, जिसे 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा
बढ़ाकर 1963 के द्वारा बढ़ाकर 65 वर्ष आयु किया गया ठीक है, 65 वर्ष आयु किया गया, ठीक है। निष्कासन, इसको ये निकालता किसको, ये त्याग पत्र किसको देता है, जैसे जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने त्याग पत्र किसको देंगे, जो इनको अपॉइंटमेंट देता है। अपॉइंटमेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। तो अपना किसको देंगे ये इस्तीफा भी, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा सकता है, किस आधार पर, वो भी आपको नोट डाउन करना है, देखिएगा। न्यायाधीश, देखिए इसमें लिखिएगा न्यायाधीश, और यहीं पे क्वेश्चन फंसेगा आपके लिए एक, है ना। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति 3 कंडीशन में, 3 स्थितियों के अंदर जो है न्यायाधीश को उसके पद से निष्कासित कर सकता है, हटा सकता है। कौन कौन सी, देखिएगा, लिखना, राष्ट्रपति, और चौथी कंडीशन ही हमारा क्या होगा, वो गलत ऑप्शन होगा। ऑप्शन के अंदर 3 स्थितियां याद रखनी। पहला है कदाचार, अक्षमता, राष्ट्रपति कदाचार, अक्षमता, कदाचार, अक्षमता, ठीक है, के आधार पर न्यायाधीश को पद से निष्कासित कर सकता है, निष्कासित कर सकता है। और ये सारी की सारी बातें कौन से आर्टिकल में चल रही हैं, 217 के अंदर चल रही हैं। हाँ, 2 चीजें आपको याद रखनी है, कदाचार और अक्षमता, ठीक है। वो कदाचार ही है, अपने मतलब आचरण के विरुद्ध जो चीज कर लिया आपने वो सारा कदाचार हो गया, डिसिप्लिन तोड़ दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट है जो मेन आर्टिकल हमारे काम के है नहीं, एक लिखना 223 और 219 लिख लो, 19 लिख लो, अनुच्छेद 219, आर्टिकल 219। शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट का जो होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ जो 3री अनुसूची के द्वारा राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। हाँ, एससी के न्यायाधीश अपने पद की शपथ संविधान की 3री अनुसूची के अंतर्गत की 3री अनुसूची के अनुसार अंतर्गत राज्यपाल द्वारा ग्रहण करते हैं, देखो स्टेट का जो फर्स्ट सिटीजन होता है वो गवर्नर होता है, ठीक है ना। तो गवर्नर इनको दिलाएगा। जिस तरह से कंट्री के अंदर हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है, तो एचसी यानी हाई, है ना, उच्च न्यायालय में, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट आएगा ना, हाँ हाई कोर्ट ही है, वो एससी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 223, तो लिखा दिया ना आपको, नहीं लिखा है, चलो लिखो 223, अनुच्छेद 223,
पेज 223, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक, राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक, राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक, जैसे अगर हमारा हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश रिटायर हो गया तो उसके एवज में कोई दूसरा न्यायाधीश अगर अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसके एवज में एक जो है कार्यवाहक, जब तक कोई नहीं आ सकता उसको अपॉइंट कराया जाएगा। तो कौन से आर्टिकल के तहत और किसके पास अधिकार है? प्रेसिडेंट के पास, के द्वारा कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति। और इसके बाद वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अडॉक यानी तदत न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। 224 अनुच्छेद 224, अनुच्छेद तदत यानी अतिरिक्त, ठीक है। और यहां से इंपॉर्टेंट आएगा एक, तदत न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो क्या होता है, आपने जूरी का नाम सुना है क्या? जूरी मेंबर, जूरी, जूरी क्या होता है? जूरी नहीं, मिनिमम कितने होते हैं? 12 लोग होते हैं। जूरी के अंदर मिनिमम कितने लोग होते हैं? 12 लोग होते हैं। अब जैसे कोई डिसीजन देना है, उसके लिए एक जूरी बनाई गई, उस जूरी में 12 न्यायाधीश आ गए, लेकिन अचानक से किसी न्यायाधीश का क्या हो गया? कार्यकाल कंप्लीट हो गया, या किसी का जो है जज ने अपना रिजाइन दे दिया, या किसी कारण से उसको पद छोड़ना पड़ गया, ठीक है। तो वहां जो 12 लोगों की जूरी थी वो अब कितने लोगों की रह गई? 11। लेकिन अब वो डिसीजन नहीं बन सकता, क्योंकि एक वो डिसीजन देने के लिए जूरी में कितने मेंबर चाहिए? मिनिमम 12 चाहिए। तो वो जो एक न्यायाधीश लगाया जाएगा उसी को बोला जाता है तदत न्यायाधीश, एडिशनल जज। क्या होता है? एडिशनल। लेकिन इसकी जो नियुक्ति होती है, ऊपर वाले न्यायाधीश की नियुक्ति तो तब तक रहेगी जब तक कि वो कोई आने उसको ज्वाइन करने वाला नहीं आ जाए। इससे ऊपर वाले न्यायाधीश की नियुक्ति कब तक रहती है? 62 साल तक रहती है। लेकिन ये जो अडॉक वाला न्यायाधीश होता है यानी तदत न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति अधिकतम 2 साल के लिए की जाती है। वैसे इसकी नियुक्ति केवल उस डिसीजन तक रहती है, जैसे वो डिसीजन हो गया उसकी अब वो वैल्यू रहती नहीं है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन अधिकतम अगर वो डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है जूरी को तो 2 साल लग सकता है ना। नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए, ये यहां से थोड़ा सा आपको याद रखना है, अधिकतम 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, अधिकतम 2 वर्ष के लिए, ठीक है। आर्टिकल 225 और 226, अनुच्छेद 225, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार का मतलब क्या है? राजस्थान का हाईकोर्ट है, अगर हमको इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाना है तो हम इसको किसी दूसरे राज्य का भी क्या कर सकते हैं? हाईकोर्ट घोषित कर सकते हैं। लेकिन कौन? हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार संसद के द्वारा किया जाएगा, विस्तार संसद के द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। इसी क्वेश्चन को ये इस तरह से भी पूछा जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। हाईकोर्ट के अधिकारों को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? अधिकारों को बढ़ोतरी कौन कर सकती है? अब इसी को उल्टा कर दिया, हाईकोर्ट के अधिकारों में कमी कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। तो अपोजिट भी आपको याद रखना, वृद्धि और कमी करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 226, स्टार लगा लेना भैया, अनुच्छेद 226, रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है। रिट जारी करने का अधिकार, हाईकोर्ट का
रिट, कितने प्रकार की रिट होती है आपको बताई थी हमने, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। रिट जारी करने का अधिकार। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो अधिकार है ये हाईकोर्ट का कैसा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया हुआ है, इसका मतलब इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी संवैधानिक अधिकार। रिट जारी करने का अधिकार यह हाईकोर्ट का एक संवैधानिक अधिकार है, यह हाईकोर्ट का एक संवैधानिक अधिकार है, याद रखिएगा, यह हाईकोर्ट का एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। अब हम वापस आ जाएंगे हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। पहले एक आर्टिकल और लिखना, 231, आर्टिकल 231, अनुच्छेद 231, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? देखिए आप, राजस्थान हाई कोर्ट, और वो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना को जो टाइम पीरियड है वो वही है भाई, 29 अगस्त 1949 ही है, देख लेना आप, मेरे हिसाब से 49 है, आप भले लिखो या नहीं लिखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन रहा प्रदीप जी, आप सुनते हो। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना का जो टाइम पीरियड है 29 अगस्त 1949 है, ठीक है ना, 1949 है। वही था, हाँ ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949, ठीक है। कुल न्यायाधीशों की संख्या, नहीं नहीं, 50 है ना, कितनी, 41, 49 प्लस 1, ठीक है। कुल न्यायाधीशों की संख्या 49 प्लस 1, 49 तो समझ ही गए होंगे आप, और 1 भी समझ में आ गया होगा। 1 क्या होता है? वही आदमी, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? सीजे, चीफ जस्टिस, और बाकी सारे क्या हैं? जजेस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। परंतु वर्तमान में अभी कितनी है? अरे 51 कहां से हो जाएंगी, 50 से एक और बढ़ा दो आप। अरे मतलब ये तो निर्धारित है कि अधिकतम संख्या है, ये तो कैसी है? अधिकतम है, हाँ, ये तो अधिकतम है, मैक्सिमम है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में पहले थी 33, और अभी हाल ही में एक और न्यायाधीश को ऐड करके 34 हो गई है, ठीक है। हाँ, वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 33 प्लस 1 करना इसको, है ना, 33 प्लस 1। अब 33 प्लस 1 आ गई तो सीधी सी बात है, हम बात करेंगे किसकी? सीजे की, ऑफ हाई कोर्ट, है ना। वो कौन है? हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताओ भाई राकेश जी। राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? थे थे, हाँ हाँ,
अब अपडेट ही नहीं हो। और कौन से नंबर के हैं? सुप्रीम कोर्ट का नहीं, राजस्थान इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, देखो 42वें लिखना 42, ताकि आपको ध्यान रह जाएंगे सारे के सारे सीक्वेंस में, गलती नहीं करना है पैर कभी भी। 42 नंबर के 42वें पूछ लिया जाए, 43वां पूछ लिया जाए, 44वां पूछ लिया जाए। 43वां आप बता देंगे, 42वां और 44वां मैं बताऊंगा। ठीक है, 42वां है M.N. श्रीवास्तव, मानविंदर नाथ। M हाँ श्रीवास्तव, इनका पूरा नाम होता है मानिंद्र मोहन श्रीवास्तव। हाँ मानिंद्र, हाँ मोहन श्रीवास्तव। अब आपने मुझे जवाब ऐसा दिया है कि मैं 43वां नहीं, वास्तव सही है ना? हाँ 43वां नहीं बता रहा हूँ, अब आपको मैं 44वां बताऊंगा डायरेक्ट। और 44 वाला जो वर्तमान में है वो मैं बता रहा हूँ आपको। 44वां 44 नंबर पे। ऐसे ही आपने मुझे गलत आंसर दे दिया, इस वजह से नहीं बता रहा वर्तमान में। ठीक है 44वां, ठीक है 44वां लिखना KR श्रीराम, KR श्रीराम। ये अभी हमारे जो है वर्तमान के सीजे हैं हाई कोर्ट, KR श्रीराम। वो आपकी मर्जी, अच्छा किया। देखो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे उसको जयपुर से जोधपुर शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, स्थापना तो उसकी कहाँ हुई थी? यहीं पे हुई थी। तो ये हमारे हो गए आपके जिला। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है आपके लिए, ध्यान रखना। उसका है नाम राज्य का प्रशासनिक ढांचा। राज्य का प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल नए पेज पे लेके चलना इंपॉर्टेंट रहेगा। एक टेबल बनाऊंगा, स्ट्रक्चर, कम से कम आपको वो टेबल याद होनी ही चाहिए। एक स्ट्रक्चर चलेगा, वो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ठीक है, क्लीन कर दूं उसको, है ना? उसके बाद ही मैं आपको इसके मिनट्स लिखवाऊंगा। हेडिंग है हमारे सामने, राज्य का प्रशासनिक ढांचा। राज्य का प्रशासनिक ढांचा, ये याद होना चाहिए जो अभी मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारे मुख्य सचिव का है। उस मुख्य सचिव से के साथ आएगा आपके कलेक्टर साहब भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगे। तो ये सारी चीज स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो हेडिंग है राज्य का प्रशासनिक ढांचा। राज्य का प्रशासनिक ढांचा। राज्य में सबसे बड़ा हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। प्रशासन सबसे पहले हाथ में किसके? मुख्यमंत्री के हाथ में। जो हमारा मुख्यमंत्री भी कैसे होता है? राजनीतिक नेतृत्व वाला होता है। ठीक है, कौन किसके नीचे चल रहा है वो देखिए। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री के बाद कौन आता है? मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मिनिस्टर आता है, जो उसके बाद के सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। मुख्यमंत्री के बाद आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन आएगा? राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन आएगा? राज्य मंत्री। ये याद होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर देख लेना आप, यहीं से क्वेश्चन संभाल लोगे जहां तक होगा। इसके बाद कौन आएगा? राज्य मंत्री के बाद कौन आता है? ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ध्यान रखना।
मंत्री पावरफुल है भैया, मंत्री ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। हाँ, अब जो आएगा वो कौन आएगा, अब जो आएगा वो कौन है भाई, अब आएगा हमारे सामने मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, हमको आना मुख्य सचिव पर है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर लेके चलूंगा आपके सामने जो आपको याद रखना है। चलिए, ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने हो गया क्लियर। दूसरा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर शुरू होता है कहां से, मुख्य सचिव से। इसके नीचे कहां से स्टार्ट करूं, यहां से आप देख लेना ना, आप लिख लेना ना, आप लिख लो कंटिन्यू टेबल में ना, आप लगातार लिखना। लेकिन जहां पे भी मुख्य सचिव लिखा हो ना, उसको बॉक्स में जरूर रखना, क्योंकि मेन है मुख्य सचिव, हमको मुख्य सचिव पर पहुंचना है, ठीक है। मुख्य सचिव के बाद कौन आता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहां पे वापस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे कौन आएगा, आइडिया लगाओ, प्रमुख सचिव। अगर यही क्वेश्चन आपको उन्होंने जमाने में दे दिया तो है, छोड़ क्यों दोगे, आसान है। अगर ये टेबल समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा, ढांचा ही तो समझना हमको। प्रमुख सचिव के बाद कौन आएगा, अब कौन आएगा, अब बाकी सारे हटा दो तो केवल क्या बच जाएगा हमारे सामने, सचिव, सेक्रेटरी। अब बाद में फिर इसके आगे एक लगा देंगे विशिष्ट सचिव, स्पेशली जिसको अपॉइंट किया जाता हो, विशिष्ट सचिव। विशिष्ट सचिव, ठीक है। अब विशिष्ट सचिव के बाद कौन आ जाता है हमारे सामने, उप सचिव। उसके बाद आता है हमारे सामने उप सचिव, उप सचिव, ठीक है। उप सचिव के बाद कौन आएगा, है असिस्टेंट सेक्रेटरी, सहायक सचिव, सहायक सचिव। पियोन भी आएगा, कौन सा एग्जाम दे रहे हो आप, जिस एग्जाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हो वहां तक आएगा ढांचा, ये वहां तक चलेगा, ध्यान रखना, ये वहां तक चलेगा। अगला, अब वापस मैं कहां से शुरू करूंगा, सहायक सचिव से शुरू करूं, लेकिन सहायक सचिव इसमें, सहायक सचिव के नीचे आ जाएगा अनुभाग अधिकारी, है ना, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी। अगर आप में से किसी को भी थोड़ी बहुत भी सरकारी विभागों की इंफॉर्मेशन होगी ना, तो आप मेरे बात में जो बोलूंगा मैं समझ जाओगे आप। ओआईसी का नाम सुना है आपने, ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, यहां पर आएगा आपके वरिष्ठ, जो होता है वरिष्ठ सहायक, यूडीसी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, इसको बोला जाता है यूडीसी। इसके बाद कौन आएगा वरिष्ठ के बाद, वरिष्ठ लिपिक, हाँ यूडीसी। हाँ, पहले तो वरिष्ठ आएगा ना भाई, पहले वरिष्ठ लिपिक आएगा, फिर आएगा एलडीसी, इसके बाद आएगा आपके एलडीसी, कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक। और कनिष्ठ लिपिक के बाद कौन आ जाता है, वो नहीं आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में वो नाम ही नहीं है, वो तो बना देते हैं। देखो आप, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं। यहां पर आता है ये चतुर्थ कर्मचारी, इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है,
कार्यालय, बहुत सही पकड़े आपने, मैं यही कहने वाला था, यही क्वेश्चन था कि राज्य के प्रशासनिक ढांचे का अंतिम बिंदु कौन है? कार्यालय, सहायक, या अब जो आपका एग्जाम था ना वो यहां पे आपको क्लिक कर देगा वो, ठीक है। आप दो चीजें और सुनिए, ये जो है आपके सामने ये जो चीजें लिखी गई हैं ये वाली, ठीक है, इन सबको मिला के बोला जाता है पॉलिटिकल नेतृत्व, यानी कि राजनीतिक श्रेणी नेतृत्व। राजनीतिक नेतृत्व, इनको राजनीतिक नेतृत्व बोला जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या पॉलिटिकल्स हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने दिए गए हैं इनको बोला जाता है उच्चतर सेवा श्रेणी, या उच्चतर जो है उच्चतर लोक सेवा। ये सारे के सारे या तो आईएएस होंगे या आरएस होंगे, है ना। उच्चतर लोक सेवा, हायर पब्लिक सर्विस, ये या तो ये देखो मुख्य, हाँ यहां तक ये आरएस अलाइंड होते हैं ये, और ये ऊपर वाले जो होते हैं आरएस या आईएएस होते हैं। ये तो दोनों आईएएस ही होंगे, ये तो दोनों आईएएस होते हैं, ये आरएस में आ जाते हैं आपके मुख्य सचिव, ठीक है। और यहाँ पे जो सहायक सचिव वाला हो जाता है ये अलाइंड में आ जाते हैं, अधीनस्थ आरएस, ठीक है। तो इनको, हाँ इनको, अब मैं ये शायद मैं ऊपर लिख सकता था तो ज्यादा बेटर रहता, है ना, जगह बची नहीं इसके अंदर, साइड में लिख दूं, ठीक है, समझ जाओगे ना आप लोग। इन सबको मिला के, है ना, इन सबको मिला के बोला जाता है उच्चतर लोक सेवा, इनको बोला जाता है उच्चतर लोक सेवा, ठीक है। और ये जो बाकी के जो बचे हैं अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, चतुश्रेणी कर्मचारी, कार्यालय सहायक, इनको बोला जाता है अधीनस्थ स्तरीय सेवा, अधीनस्थ स्तरीय सेवा। अधीनस्थ स्तर सेवा मीन्स ये है कि चतुर्श्रेणी किसके अंडर में काम करेगा? लिपिक किसके अंडर में, वरिष्ठ लिपिक किसके, ऐसे ऐसे ये पूरी चेन चल रही है। सबसे पावरफुल कौन है? अरे सेवा में मुख्य सचिव, यहां ही तो आना है हमको। आपने अगर ध्यान से देखोगे ना तो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री है ना एक ही लेवल में है, मतलब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशनल, यहां पे जो पावर है लगभग समान चल रहा है यहां पे, ठीक है। हालांकि मुख्य सचिव इन सब की बात मानता जरूर है, लेकिन वो डायरेक्ट टच में किसके होता है? सीएम साहब के, क्योंकि मुख्य सचिव हमेशा उसी को अपॉइंट किया जाता है जो सीएम का सबसे ज्यादा वफादार हो। अगर सीएम को पसंद नहीं आता है तो सीएम अपना, जैसे सीएम बनता है वो मुख्य सचिव को क्या करता है, पहला काम वही करता है, उसको चेंज कर देता है वो। वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है। किसके सबसे ज्यादा विश्वास पात्र माने जाते हैं? बीजेपी गवर्नमेंट के, भजन लाल जी के नहीं है वो, ध्यान रखना, वो किसके हैं? बीजेपी गवर्नमेंट के। कहां से आए हैं वो? सेंटर गवर्नमेंट से आए हैं वो, यहां से सेंटर गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट थी, एक साल में उनकी तीसरी अपॉइंटमेंट हुई है ये, एक साल में तीसरी अपॉइंटमेंट, और थर्ड अपॉइंटमेंट हुई है राजस्थान के अंदर। अब सोचो क्या मोटिव लेकर आए होंगे वो यहाँ पे, कमा के लेने या कमा के देने, है ना, क्या क्या मोटिव होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना। अगला कल का जो हेडिंग है हमारा वो अभी दे रहा हूं मैं आपको, सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव पढ़ना है मैं, ठीक है।